नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरे वर्ष रद्द करने का फैसला इसको ले लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इस बार बकरीद पर भी सख्ती रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में 21 जुलाई को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी जगह पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी नजर बनाए रखें कि बकरीद पर गौवन शूट या फिर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय मंत्री परिषद विस्तार के बाद अब यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो इसी महीने के अंतिम हफ्ते तक नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि इस बार जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल बैठक कर सकते हैं। नए विस्तार में किन नए चेहरों को जगह मिलेगी और किन का पत्ता साफ होगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार फिलहाल गर्म है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के ही तर्ज पर यूपी में भी मंत्रिमंडल से ऐसे कुछ सदस्यों की छुट्टी हो सकती है जिनका कामकाज संतोषजनक नहीं माना गया है। तो वहीं इस बार कम से कम 6 नए चेहरों को तो जगह मिलेगी ही, ये तय माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके की तमाम अटकलें बार बार सामने आती रहती हैं, एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो बात आपने कही कि 6 से चेहरे होंगे, लेकिन हाँ ये बात सच है कि 6 से अधिक चेहरे हो सकते हैं, होता है 7 हो या 8 हो। लेकिन ये इसलिए कह रहा है कि कुछ ही जो समय बाद, कुछ ही महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के चलते जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे और वो चाहते थे कि जब सत्ता आएगी तो भी सत्ता में शामिल होंगे, लेकिन लंबे समय से प्रतीक्षा करने के बाद उनमें तमाम रोज कार्यकर्ताओं में बढ़ रहा था, तमाम ऐसे लोग जिनको इस बात की उम्मीद थी, इस बात का आश्वासन भी था कहीं किसी स्तर पे कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का तीसरा अगर होता है तो तीसरा विस्तार होगा। इसके पहले एक विस्तार और हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मंडल में जिस तरीके से बात कही जा रही है कि जो नाराज, जो मुख्यमंत्री जनरल से नाराज है उनको हटाया जा सकता है, वहीं दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर क्योंकि चुनाव पास में है इसलिए संगठन किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में नहीं है कि अगर जिनको आप मंत्रिमंडल से हटा देंगे वो निश्चित रूप से नाराज की श्रेणी में जाएंगे, तो उनको नाराज नहीं। ठीक है अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो नए मंत्रियों को जल्द ही शपथ दिलाई जा सकती है और जल्द ही ऐलान भी हो जाएगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा और किसका पत्ता कटता नजर आएगा। पिछले महीने प्रेसिडेंशियल ट्रेन से दिल्ली से कानपुर और फिर कानपुर से लखनऊ तक की यात्रा के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द ही फिर से सूबे का रुख कर सकते हैं। इस बार राष्ट्रपति लखनऊ से अयोध्या तक प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अगस्त महीने में 3 दिन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर रेलवे सहित तमाम विभागों ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का संभावित कार्यक्रम 27 से 29 अगस्त तक का है। राष्ट्रपति भवन से लेकर ये यात्रा जो है उसकी सूचना दे दी गई है। हालांकि अभी कार्यक्रम आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि कब कब क्या कार्यक्रम रहेगा। संभावित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति विशेष विमान से 27 अगस्त को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से राष्ट्रपति अगले दिन 28 अगस्त को गोरखपुर जाएंगे, जहां पर आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। साथ ही गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। देर शाम राष्ट्रपति लखनऊ वापस लौटेंगे। 29 तारीख को प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में भी रामलला के दर्शन के बाद कई विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों का उद्घाटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ये लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 जुलाई यानी कि कल राजधानी के 2 दिवसीय दौरे पर रह सकते हैं। राजनाथ सिंह 21 जुलाई को सुबह करीबन 10:35 पर लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से हजरतगंज के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां मल्टी लेवल पार्किंग, हजरतगंज के सामने स्थापित स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण बताया जा रहा है कि वो करने वाले अनावरण कार्यक्रम के बाद संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे भी। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का स्वास्थ्य
बहुत ही ज्यादा नाजुक बताया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने भले ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बने कानून में एक संतान वाले दंपति को अतिरिक्त प्रोत्साहन की सिफारिश की, लेकिन इस पर आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। इस प्रस्तावित कानून पर ऐसे कई अहम बिंदुओं पर नए सिरे से मंथन होगा। राज्य विधि आयोग और उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के प्रारूप पर 8000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में कई बिंदुओं पर छूट का दायरा बढ़ सकता है और कईयों में कटौती भी हो सकती है। माना जा रहा है कि आयोग इस महीने अंत तक प्रारूप को अंतिम रूप देकर उसे शासन को सौंप देगा। राज्य सरकार अगले महीने मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विधेयक को विधानमंडल में ला सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? जनसंख्या नीति को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा आश्वस्त थी, लेकिन फिलहाल ये आश्वस्तता अभी बरकरार नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से मंथन की बात है। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है कि पूरे मसौदे पर फिर से मंथन किया जाएगा कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून का एक ड्राफ्ट बनाया गया था और उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड किया था। अपलोड करने के बाद आम जनता की राय मांगी थी। करीब 8,500 से करीब आसपास जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आई हैं, उसको अंतिम रूप देने के लिए 19 तारीख तक समय दिया गया था। पूरी जो अभी तक जो सुझाव जनता के मिले हैं उसको पर मंथन किया जाएगा। अब स्टेट लॉ कमीशन इस मंथन के बाद उसका प्रारूप तैयार करेगा और राज्य सरकार को अगले माह तक सौंप देगा। फिर राज्य सरकार उस पर निर्णय लेगी कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा या फिर उसमें क्या आगे निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा पूजा। कि संघ ने भी एक कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि से देखा था कि जो एक बच्चे पर प्रोत्साहन की तरफ प्रोत्साहन राशि और प्रोत्साहन देने की तैयारी में थी सरकार, उस पर सवाल उठाए थे संघ ने। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो यूपी की पंचायतों में विकास का पहिया अब तेजी से घूमेगा। आज ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ ही क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक भी होगी। सुबह 11 बजे से सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के बाद शपथ पत्र पर सभी के हस्ताक्षर भी लिए जाने हैं। ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारी ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि सभी ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत की तरफ से सभी ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सूची तैयार करते हुए उन्हें सूचित कर दिया गया है कि आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है 11 बजे, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो बेहद खास है ये समय, क्योंकि गांव के विकास को पहिए लगने वाले हैं और उन पहियों में तेजी भी आएगी जब शपथ ग्रहण हो जाएगा। उसके बाद पहली बैठक होगी, सबकी विशेष नजर रहने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बाराबंकी से चमन मिश्रा जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। चमन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? क्या तैयारियां? चमन, आप ब्लॉक प्रमुखों का आज जो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह करवाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित 825 ब्लॉक प्रमुख जो है आज अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस वक्त हम बाराबंकी के बंकी ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की जो आशा यादव हैं वो चौथी बार निर्विरोध चुनाव जीती हैं, जिसमें आज उनका 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे से 2 बजे के मध्य पूरे उत्तर प्रदेश में संपन्न कराया जाएगा और सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो कड़ाई से पालन करवाया जाए। शपथ ग्रहण समारोह चमन, अगर आप अपने आसपास का एक बार नजारा तमाम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपके पीछे लोगों की भीड़ देख पा रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं पूजा आपको तस्वीरों के माध्यम से पीछे अपने दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने जो है पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनाती की है। पुलिस का पहरा जो है चप्पे चप्पे पे नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार की जिस प्रकार नामांकन और चुनाव के दौरान जो
झड़पें हुई, उससे सीख लेते हुए बाराबंकी प्रशासन ने जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और 11 बजे से 2 बजे के बीच में ये जो इसका संपन्न हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चमन ने बहुत अहम तस्वीरें साझा करी हैं, क्योंकि ब्लॉक प्रमुखों के जिस दौरान चुनाव हो रहे थे उस दौरान बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में महकमे के सामने बहुत बड़ा टास्क है कि जो शपथ ग्रहण है उसको बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुचारू रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को संपन्न कराया जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? हमीरपुर में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे काफी शांतिपूर्ण से चुनाव हो रहा है और शपथ ग्रहण जो है वो भी शांतिपूर्ण से चल रहा है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी आपत्तिजनक कोई भी यहाँ पे क्रियाएं नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नदीम, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा ग्राउंड पर किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की एक बार फिर से हालत नाजुक बताई जा रही है। बीते शनिवार की शाम उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों ने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। परिवार के सदस्यों को अस्पताल में बुलाया गया है। हालांकि पीजीआई प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल कल्याण सिंह स्थिर स्थिति में हैं और उनका इलाज आईसीयू मेडिकल टीम के गहन निगरानी में हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीतापुर जेल से सीधे लखनऊ मेदांता एडमिट कराया गया। मेदांता डायरेक्टर राकेश कपूर माफ कीजिएगा, उन्होंने बताया कि आजम खान को कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत थी। उन्हें इमरजेंसी में क्रिटिकल केयर टीम और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखते हुए इलाज किया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आगामी 5 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होने वाली है। महापंचायत की व्यवस्था के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में 13 सदस्यीय व्यवस्थापक समिति का गठन किया गया है। महावीर चौक स्थित भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पर हुई बैठक में महापंचायत के बारे में गहन विचार विमर्श हुआ और 13 कार्यकर्ताओं की व्यवस्थापक समिति का गठन किया गया। ये समिति महापंचायत में होने वाले कार्य जैसे मंच व्यवस्था, वाहन सफाई, टेंट, साउंड, इन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन पर निगरानी करेगी। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के कई स्थानों पर अतिवृष्टि और आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ और रुद्रप्रयाग का जो दौरा है वो निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री आज सचिवालय में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा करेंगे। बैठक में लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, सिंचाई सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जम्मू प्रदेश कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें 51 सदस्य बनाए गए हैं। इनमें से 9 महिलाओं को प्रदेश कार्यकारिणी और महिला मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपके प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी और उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि धर्मपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी, महिला मोर्चा और अन्य प्रकोष्ठों में सदस्यों को मनोनीत किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? कार्यकारिणी का विस्तार आम आदमी पार्टी का हुआ है, ऐसे में सियासी अटकलें क्या कहती हैं? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जिस दिन से उत्तराखंड अपने पैर रखी है उसी दिन से उनकी लगातार कोशिश है कि कैसे भी करके उत्तराखंड की राजनीति में अपने पैर जमाए जाए। इसी को लेकर लगातार वो यहाँ पर विस्तार देने का काम कर रहे हैं। बीते रोज भी प्रदेश सह प्रभारी आम आदमी पार्टी की तरफ से 51 लोगों को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें महिला मोर्चा में भी महिलाओं की तैनाती की गई है और अन्य संगठन में भी। साफ है कि आने वाले 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ का दौरा कर चुके हैं।
जो सिसोदिया हैं वो लगातार उत्तराखंड पर नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में जो बड़े स्तर के नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार उत्तराखंड का दौरा करके यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, जो यहाँ के चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, उन पर वो रोज आकलन कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि आने वाला 2022 का जो चुनाव होगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और त्रिस्तरीय होने की उसकी पूरी तरह से उम्मीद है। बिल्कुल, और इन चुनावों को दिलचस्प बनाने का काम अरविंद केजरीवाल लगातार करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच सड़कों के खुलने बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश ने सड़कों को खोलने के काम में लगी कार्यकारी संस्थाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 250 ऐसी सड़कें हैं जो अवरुद्ध थीं। लोक निर्माण विभाग ने एहतियातन प्रदेश में निर्माणाधीन करीबन 80 पुलों का काम रोक दिया। आपको बता दें कि 3 राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने के कारण बाधित चल रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध धर्मांतरण गिरोह के सरगना उमर गौतम से जुड़ी 2 स्वयंसेवी संस्थाओं की विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी है। ये रोक फिलहाल 6 महीने के लिए लगाई गई है। इनमें एक संस्था अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन लखनऊ के मलियाबाद क्षेत्र स्थित हबीबपुर रहमान खेड़ा के पते पर पंजीकृत है। आदेश के हिसाब से मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर पर भी विदेशी फंडिंग लेने पर रोक लगाई गई है। ये ट्रस्ट हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित फतेहपुर तागा गांव के पते पर पंजीकृत है। आपको बता दें कि धर्मांतरण के लिए विदेश से भेजे जा रहे फंड के बारे में साक्ष्य जुटाने के लिए ईडी ने पिछले दिनों दिल्ली और यूपी में 6 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई करी थी। इस दौरान ईडी को दिल्ली में जामिया नगर स्थित उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर के कार्यालय से कई अहम दस्तावेज मिले थे और निशानदेही पर फिलहाल ये फंडिंग भी बंद कर दी गई है इन दोनों संस्थानों की। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।